नमस्कार, उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ, जो सीधा लखनऊ से आ रही है। समाजवादी पार्टी ने जारी किए हैं निर्देश। हर जिले के पार्टी पदाधिकारी को दिया निर्देश, वोटर लिस्ट से हटाए लोगों की सूची बनाने के यहां पर निर्देश दिए गए हैं। सूची बनाकर हाईकमान को देनी होगी रिपोर्ट। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी अहम खबर है टीवी स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी ने जरूरी जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए हैं। हर जिले के पार्टी पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। वोटर लिस्ट से हटाए लोगों की सूची बनाने के निर्देश। तो सूची बनाकर हाईकमान को अब रिपोर्ट देनी होगी। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सीधा लखनऊ से आ रही है। समाजवादी पार्टी ने जारी कर दिया है ये निर्देश। हर जिले के पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया, वोटर लिस्ट से हटाए लोगों की सूची वाली पूरी रिपोर्ट। बड़ी खबर तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जरूरी दिशा निर्देश यहां पर समाजवादी पार्टी की ओर से दे दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से ये निर्देश दिया गया है। यहां पर लखनऊ से बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सूची बनाकर हाईकमान को अब रिपोर्ट देनी होगी। बड़ी खबर कन्नौज से है। कन्नौज से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां मनौती का झंडा चढ़ाने मंदिर जा रहे एक युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि झंडे का ऊपरी हिस्सा हाई टेंशन लाइन में छू गया और ये दर्दनाक हादसा हो गया। वहीं मृतक के परिजनों में खबर सुनते ही कोहराम मचा हुआ है। जा रहे थे मंदिर पूजा करने, झंडा चढ़ाने, वहीं अचानक में 11,000 लाइन में झंडा तय हो गया, गिर गए। फिर हम लोगों ने उठाया तो वहाँ पे मामला खत्म था। हम लोगों 2 लोगों ने फिर झंडा से उतर गया। जैसे हम लोगों को फिर करंट लगा, उसमें झंडा छुआ 11 लाइन में, तब जान पाए कि किसके करंट लग गया। बुलंदशहर से बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। पराली खरीदेगा जिला प्रशासन। वायु प्रदूषण यहां पर प्रदूषण को रोकने के लिए यह बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब तक खरीदी जा चुकी है 1120 मीट्रिक टन पराली। गौशालाओं के लिए पराली खरीद रहा है जिला प्रशासन। गौवंशों के लिए सूखे चारे के रूप में ये इस्तेमाल किया जाएगा। बुलंदशहर में 150 से ज्यादा गौशालाओं की संख्या है। बड़ी खबर तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जो कि सीधा बुलंदशहर से है। अब तक खरीदी जा चुकी है 1120 मीट्रिक यहां पर पराली। गौशालाओं के लिए यह पराली खरीदी जा रही है। सूखे चारे के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की बुलंदशहर से। तो लगातार जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा था, पराली जलाने के कई केसेस सामने आ चुके थे। अब इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से ये बड़े एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें पराली जो है वो खुद प्रशासन खरीद रहा है, जिसे गौशालाओं में इस्तेमाल किया जाएगा सूखे चारे के रूप में। बड़ी खबर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जनपद एनसीआर का जनपद है और लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर यहाँ धान की खेती होती है। हमने पराली न जले इसके लिए पूरे जिले को सेक्टर और जोन में विभाजित कर रखा है। इसके अलावा ग्राम ग्राम में समितियां गठित की गई हैं। हमारे जनपद में 4 पराली की घटनाएं हुई थी, जिनके ऊपर किसानों के ऊपर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया है। हम लोग हर माध्यम से होर्डिंग्स लगवा करके गाँव में बैनर्स भेज करके एसडीएम की बैठक करा करके, स्वयं मैं भी फील्ड में गया हूं, किसानों से मैंने बात की, मेरे एडीएम से भी गए हैं, सीडीओ साहब भी लगे हैं, सारे बीडीओज लगे हुए हैं। और मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि पराली जलाने से मृदा की उर्वरा शक्ति कम होती है। खबर जौनपुर से है, जहां पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में पुलिस की दबंगई कैद हो गई है। अब हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। जौनपुर के टीडी कॉलेज पुलिस चौकी की ये तस्वीर है। 2 पुलिस कर्मियों ने पेट्रोल पंप पर जाकर डिब्बे में यहां तेल मांगा और पेट्रोल पंप कर्मियों से यहां मना करने पर उनसे बदसलूकी करने लगे। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर आम नागरिकों के लिए डिब्बे में तेल लेना बिल्कुल मना है, जिसमें पुलिस कर्मियों के खुलेआम यहां पर दबंगई देखी गई है। और ये दबंगई कई सवाल भी खड़े कर दी है, क्योंकि
हर कोई यहां पर आम नागरिक नहीं आता है। ऐसे में पुलिस कर्मियों ने डब्बे में यहां तेल मांगा। जब कर्मचारी ने मना कर दिया तो पुलिस वालों की ओर से यहां कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की गई। तो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में यहां जाए वाटर वीक 2022 का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन भी किया। चलिए देखते हैं। जी पंकज कुमार जी, आज के इस वाटर वीक सप्ताह के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, विभिन्न देशों के माननीय राजदूतगण, इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी का उत्तर प्रदेश की इस धरती पर प्रथम आगमन पर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित आप सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। क्या अगले 5 दिन जल संरक्षण जैसे समसामयिक और ज्वलंत मुद्दे पर इस क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ और स्टेक होल्डर्स एक गंभीर चिंतन को आगे बढ़ा करके आसन्न उन संकटों से मुक्ति दिलाने में अपना योगदान दे पाएंगे। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस देश के सामने कुछ प्राथमिक विषय प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उपलब्ध करवाए थे और उनमें स्वच्छता और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों के लिए भी था। यह हमारा सौभाग्य है कि मैं उत्तर प्रदेश देश की इस आबादी के सबसे बड़े राज्य से आता हूं। उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे बड़ी है इसलिए क्योंकि आबादी वहां की सर्वाधिक होगी जहां पर जीवन जीने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवसर भी होंगे। और हम सब जानते हैं कि ये पुरानी हमारी मान्यता है कि जल है तो जीवन है, यानी जल की पर्याप्त उपलब्धता इस क्षेत्र में जीवन की अनुकूलता को भी उसके नजदीक लेके आया और जल की ये पर्याप्त उपलब्धता आज भी हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर भूगर्भीय जल हो या फिर सरफेस वाटर की उपलब्धता का हो, दोनों में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन प्रदेश के अंदर उपलब्ध है। प्रदेश के अंदर जो सर्वाधिक इस क्षेत्र में माने जाते थे कि क्रिटिकल जनपद हैं, उनमें बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र माने जाते थे, लेकिन वहां पर भूगर्भीय जल कम भले ही हो लेकिन सतही जल पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उन क्षेत्रों में ही उपलब्ध है। हां, नियोजन का अभाव था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विगत 5.5 वर्ष के अंदर जब इसका उचित नियोजन प्रारंभ हुआ, आज हम उससे काफी हद तक न केवल पेयजल के लिए बल्कि सिंचाई की उपलब्धता के लिए भी उस जल का बेहतरीन प्रबंधन उन क्षेत्रों में हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर विगत कुछ वर्षों के अंदर जो जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हुए हैं वो वास्तव में बहुत अच्छे परिणाम भी दे रहे हैं। यहां पर कुछ क्षेत्रों की चर्चा हुई।
अगर मैं आपके सामने बताऊं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े भूभाग में हिमालय से आने वाली नदियां हैं, एक बड़े भूभाग को वो कवर करती है, और हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं अपने साथ सिल्ट लेकर के बहुत बड़ी मात्रा में आती है। कभी भी उन नदियों को चैनलाइज करने का प्रयास नहीं हुआ, जिससे उनका दायरा बढ़ता गया। कुछ नदियां जो छोटी नदियां थी वे लुप्त प्राय भी समय के साथ होती गई, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उन नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए कन्वर्जेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने जो कार्य प्रारंभ किया, आज 60 से अधिक ऐसी नदियों को उत्तर प्रदेश के अंदर पुनर्जीवित किया गया है जिनमें फिर से जल की उपलब्धता वहां पर दिखाई देती है। यानी जो एक प्रकार से लुप्त सी हो गई थी, जिनको लोग ये मानते थे कि ये कभी सैटेलाइट से ही उनका केवल दर्शन हो सकता था, वे आज फिर से वहां पर जल की उपलब्धता उन सभी क्षेत्रों में हम सबके सामने है। दूसरा, नमामि गंगे परियोजना के जो कार्य प्रारंभ हुए वो हम सबके सामने है। अकेले कानपुर नमामि गंगे परियोजना में हम सबका सौभाग्य है कि मां गंगा उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक भूभाग को कवर करती है, और उसका सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो था वो कानपुर था। कानपुर में 14 लाख लीटर यानी 14 MLD सीवर प्रतिदिन गंगा में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के बाद सीसामऊ में जहां पर लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से 14 करोड़ लीटर सीवर गिरता था, आज वह सीवर पॉइंट नहीं बल्कि सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। एक भी बूंद सीवर गंगा में आज वहां पर नहीं गिरता है। ये नमामि गंगे परियोजना का परिणाम है। कानपुर के जाजमऊ में जहां पर एक भी जलीय जीव नहीं थे, नमामि गंगे परियोजना के बाद फिर से जलीय जीव वहां पर देखे जा सकते हैं। और यही नहीं, अविनाशी काशी में, काशी के बारे में मुझे याद है आज से लगभग 3 वर्ष पहले 2019 में जुलाई माह में अचानक बाढ़ की स्थिति आई थी। मैं वहां काशी गया था। एनडीआरएफ के साथ में गंगा नदी के साथ चलते हुए बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहा था। स्टीमर में हम बैठे हुए थे। एनडीआरएफ के सामने मैंने एक प्रश्न किया। मैंने कहा भी मुझे एक बात बताइए, नमामि गंगे परियोजना के पहले और नमामि गंगे परियोजना के बाद आपको क्या अंतर दिखाई देता है? तो एनडीआरएफ के जवानों ने मुझे बताया कि 2 चीजें हम आपको दिखा सकते हैं। एक, इससे पहले जब एनडीआरएफ के जवान अपनी नियमित प्रैक्टिस करते थे गंगा में, तो 4 दिन 5 दिन की प्रैक्टिस के बाद उनकी पूरी बॉडी पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते थे, जो दिखाता था कि गंगा जी का जल स्नान करने की, यानी पेयजल की बात तो दूर, वह स्नान करने लायक भी नहीं। लेकिन नमामि गंगे परियोजना को लागू करने के बाद और प्रभावी क्रियान्वयन के बाद आज जब हम लोग गंगा में प्रैक्टिस करते हैं तो महीनों महीनों प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कहीं कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। एक, ये हमें गंगा के जल में वाराणसी में देखने को मिलता है, और दूसरा, उन्होंने हमें कहा कि गंगा की पहचान थी गंगे डॉल्फिन से। फिर से डॉल्फिन यहां पर दिखाई दे रहा है, डॉल्फिन के दर्शन भी हम आपको करा सकते हैं। यानी ये 2 चीजें परिवर्तित होती हुई दिखाई दी हैं, और उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने देखने को मिले हैं। इस पर तेजी के साथ कार्य चल रहा है, और हम इस बात को मान सकते हैं कि नमामि गंगे परियोजना एक आदर्श उदाहरण हो सकता है अब तक का गंगा की परियोजना को, गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए। दूसरा, 2019 में हम लोगों ने प्रयागराज कुंभ किया था, और प्रयागराज कुंभ ने अपनी स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक मानक प्रस्तुत किया था। गंगा के तट पर, गंगा और यमुना जी के संगम पर इतना बड़ा सांस्कृतिक आयोजन, मानवता का जमावड़ा गंगा स्नान के उद्देश्य से हुआ था, और उनको पहली बार लगा दशकों के बाद
जो वहां पे पूज्य संतजन आए थे, देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु आए थे, उनको लगा कि वास्तव में गंगा का जल भी निर्मल हो सकता है, और वह उन्होंने प्रयागराज कुंभ के अवसर पर भी उन्हें देखने को प्राप्त हुआ था। यह वर्ष भारत की आजादी का अमृत महोत्सव है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों का आह्वान किया था कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर हम सबका संकल्प होना चाहिए जल संरक्षण का, और इसके लिए हर ग्राम पंचायत में, हर नगर निकाय में अमृत सरोवर भी खोदे गए थे। बड़े पैमाने पर अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक हम लोग 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर के सभी कार्यक्रम पूरे कर चुके हैं, और हर नगर निकाय में भी अमृत सरोवर के कार्यक्रम में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जिसने 2018 में ही अपने आप प्लास्टिक को पूरी तरह बैन कर दिया था, और प्लास्टिक के बदले हम लोगों ने थर्माकोल, और प्लास्टिक के बदले हम लोगों ने अगर संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो प्लास्टिक और थर्माकोल को हमें नकारना ही पड़ेगा, व्यवस्था के उससे उसे अलग करना पड़ेगा, और उसके बदले में लोगों को मिट्टी के बर्तन या परंपरागत रूप से जो बर्तन उपयोग करते हैं उनका उपयोग करने के लिए हम लोगों ने प्रेरित किया। हम लोगों ने प्रदेश के माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए कुम्हार और प्रजापति समुदाय के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपने मैनुअल चाक की बजाय इलेक्ट्रिक और सोलर चाक का उपयोग करें। सरकार ने उन्हें इसके लिए सब्सिडी दी। हमने उन्हें अप्रैल से जून तक गांव के तालाब की भी मिट्टी फ्री में निकालने के लिए उपलब्ध करवाई, और परिणाम हम सबके सामने है कि पर्याप्त मात्रा में थर्माकोल और प्लास्टिक से बने हुए कप, गिलास या प्लेट के बदले जब मिट्टी के बर्तन भी उसी दाम पर मिलने प्रारंभ हुए तो बड़े पैमाने पर गांवों में जल संरक्षण के लिए तालाब तैयार हुए, और इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होता हुआ दिखाई दिया है। ये बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन जल संरक्षण के लिए अलग अलग स्तर पर प्रयास होने प्रारंभ किए गए हैं। आज हम लोगों ने जितनी भी हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन सबको इस बारे में कहा है कि घर का नक्शा बनाना हो या फिर कोई सरकारी भवन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसमें अनिवार्य रूप से लगना चाहिए। हम केवल इस मुगालते में न रहे कि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त जल संसाधन है तो हम इसे नजरअंदाज कर लें। ये आज की आवश्यकता है और भविष्य के लिए, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी पेयजल के संकट के प्रति भी हमें आगाह कर रही है, और जितनी जल की आपूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए होनी चाहिए उस रूप में हो सके, और उस दिशा में एक तरफ प्रयास हुआ है, दूसरी तरफ जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना, जो बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र सबसे सूखा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर माना जाता था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोग दिसंबर 2022 तक बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की स्थिति में होंगे, और हर घर में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, जिस क्षेत्र में टैंकर से पानी जाता था, लोग मीलों मीलों दूर जाते थे और वहां से जल भर करके लेके आते थे, तब भी वो शुद्ध जल नहीं होता था। आज शुद्ध जल की आपूर्ति उन क्षेत्रों में होती हुई दिखाई दे रही है। यह देख करके आनंद की अनुभूति होती है, और हर व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता है। आज के इस अवसर पर जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हमें एक व्यवस्था के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। यह न केवल शुद्ध पेयजल आज की आवश्यकता है, जीवन को बचाने की आवश्यकता भी है। स्वच्छता और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में कभी उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों में इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें होती थी, और आज शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और स्वच्छता के लक्ष्य को प्रदान करने के उपरांत 95% मौतों को हम नियंत्रित करने में पूरी तरह हमें सफलता प्राप्त हुई है। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय को कि विगत 2 वर्ष की कोविड-19 की चुनौती को देखने के बावजूद यह वर्ष फिर से इंडिया वाटर वीक के रूप में अगले 5 दिनों तक यहां पर मनाया जाएगा। इस फील्ड से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं और अन्य
वक्ताओं के महत्वपूर्ण विचारों को, जो इस फील्ड में कार्य करने वाले महानुभाव हैं, उन सब के महत्वपूर्ण बातों को यहां पर सुनने का और उसके माध्यम से ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में देश की माननीय राष्ट्रपति जी का, अन्य महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी जल संरक्षण और आसन्न संकट को ध्यान में रखते हुए एक निर्णायक स्थिति में पहुंचेंगे और देश को और दुनिया को आने वाली उन चुनौतियों से अभी से अपनी तैयारी करने के लिए प्रेरित करेंगे। आप सबका हृदय से स्वागत और इस पूरी वाटर वीक के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। इट इज our privilege to have amongst us the Honorable Governor of Uttar Pradesh, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। आप गुजरात की पुण्य भूमि की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की अहम जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद को भी सुशोभित कर चुकी हैं। मे आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, टू काइंडली एड्रेस द गैदरिंग। देश की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री विश्वेश्वर टुडू जी, जल संसाधन मंत्रालय के सचिव श्री पंकज कुमार जी, हमारी दोनों महिलाओं जो झारखंड और गुजरात में अच्छी तरह से काम कर रही है, दोनों महिलाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उपस्थित अन्य गणमान्य जन प्रतिनिधियों, देश विदेश से आए हुए सभी वाटर एक्सपर्ट, देवियों और सज्जनों, देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का मैं उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर राष्ट्रपति बनने के बाद प्रथम आगमन पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। यह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि माननीय राष्ट्रपति जी आज यहाँ 7वें भारत जन सप्ताह के अवसर पर आयोजित सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा विषय महत्वपूर्ण थीम पर देशवासियों को संबोधित करेंगे। मुझे स्मरण है कि 25 जुलाई 2022 को माननीय राष्ट्रपति जी ने भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा था, मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति की सेवा भी करते हैं। यही संवेदनशीलता आज वैश्विक अनिवार्यता बन चुकी है। माननीय महोदय का यह कथन आज यहाँ सार्थक भी हो रहा है, जब वे जल सुरक्षा पर हम सबका मार्गदर्शन करेगी। भारत के विकास में पानी की कमी बाधा न बने, इसके लिए काम करते रहना हम सभी का दायित्व है। सबका प्रयास बहुत आवश्यक है। हम अपने आने वाली पीढ़ियों के प्रति भी जवाबदेही है। पानी की कमी की वजह से हमारे बच्चे अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण के कार्य में न लगा पाए, उनका जीवन पानी की किल्लत से निपटने में ही बीत जाए, ये हमें नहीं होने देना है। इसके लिए हमें युद्ध स्तर पर अपना काम जारी रखना होगा। आजादी के 75 साल का समय बीत गया, अब हमें बहुत तेजी से कार्य करना है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि देश के किसी भी हिस्से में टैंकरों या ट्रेनों से पानी पहुंचाने की फिर नौबत न आए। गांधी जी कहते थे कि ग्राम स्वराज का वास्तविक अर्थ
आत्मबल से परिपूर्ण होना है। इसलिए हमारा निरंतर यह प्रयास होना चाहिए कि ग्राम स्वराज की यह सोच सिद्धि की तरफ आगे बढ़े। ग्राम स्वराज का मतलब सिर्फ पंचायत में चुनाव कराना ही नहीं होता। ग्राम स्वराज का असली लाभ तभी मिलेगा जब गांव में रहने वालों की गांव के विकास कार्यों से जुड़ी प्लानिंग और मैनेजमेंट तक में सक्रिय सहभागिता हो। इसी लक्ष्य के साथ सरकार द्वारा जल और स्वच्छता के लिए आज एक तरफ जहां ग्राम तो आप सीधा नोएडा से यहाँ पर देख रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर लोगों को संबोधित किया और साथ ही साथ अपनी बातों को रखा। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।